हेलो, वेलकम टू नॉलेजम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन के बारे में। हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन एक फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से डाई रिमूवल के लिए भी हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन का काफ़ी यूज़ हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेस्ट वाटर में हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन से जो ट्रीट करने का प्रोसेस है, इस पे काफ़ी रिसर्च चल रहा है। So I thought let's make a video on hydrodynamic cavitation. Okay, so without letting ado, let's begin the. Okay, so hydrodynamic cavitation is one of the advanced oxidation process. Advanced oxidation process we know कि उसमें मोस्टली OH रेडिकल्स हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स ये सब यूज करेंगे, बट जो मेजर रहता है वो हाइड्रोक्साइड रेडिकल रहता है जो कि ट्रीट करता है। ठीक है, अब होता क्या है ना, हाइड्रोक्साइड रेडिकल सुपर ऑक्साइड रेडिकल ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक जो भी वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज करता है। सो हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन में एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम लोग OH रेडिकल्स फॉर्म करें। OH रेडिकल्स जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, तो ऑर्गेनिक्स को ट्रीट कर देंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज हाइड्रोडायनामिक चेंज इन द मोशन ऑफ फ्लूइड। अब वो जो मोशन है फ्लूइड में जो चेंज आ रहा है वो किसी भी वजह से आ सकता है। चाहे वो आप कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रख रहे हो तो उसकी वजह से आए, कैसे भी है, बट चेंज फ्लूइड के मोशन में चेंज आना, दैट इज हाइड्रोडायनामिक। और कैविटेशन क्या है? एनी फिनोमेना जिसकी वजह से कैविटीज फॉर्म हो रही हो, कोई सा भी फिनोमेना जिसकी वजह से कैविटीज फॉर्म हो रही हो वो कैविटेशन होगा। ठीक है, सो हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन ओवरऑल क्या है? हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वाटर की फ्लो पाथ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रखेंगे जिसकी वजह से कैविटीज फॉर्म हो। ठीक है, वो कैविटीज की वजह से OH रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं वी विल सी फर्दर। ओके, तो देखो ये जो है यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं ना, ये ओरिफिस प्लेट है, इसको बोलते हैं वेंचुरी। ना ये दोनों जो है ये क्या है? कैविटेटिंग डिवाइस है, ओरिफिस प्लेट हो या वेंचुरी हो। तो यहाँ पे ये सिंगल होल ओरिफिस प्लेट दिख रहा है, यहाँ पे 4 होल्स ओरिफिस प्लेट दिख रहा है। ये ऐसा होता है एक्चुअली ओरिफिस प्लेट। ये जो है पाइप का सेक्शन कटा हुआ है एक्चुअली, इसमें पाइप के बीच में ओरिफिस प्लेट ऐसा लगेगा, ये शो कर रहा है। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे वेंचुरी है ये। ग्रेजुअली एरिया डिक्रीज होता है, एक मिनिमम एरिया में पहुंचता है, उसके बाद एरिया अगेन इंक्रीज होने लगता है सडनली। ठीक है, ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। नाउ होता क्या है ना, देखो इस केस में आप ओरिफिस प्लेट के केस में देखो या फिर वेंचुरी के केस में देखो, जो वाटर का फ्लो पाथ है ना वो बहुत कम हो गया, एरिया बहुत कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आप, एरिया कम हो गया बिकॉज हमने एक ऑब्स्ट्रक्टिंग डिवाइस लगा दिया है, कैविटेटिंग डिवाइस लगा दिया है ओरिफिस प्लेट या फिर वेंचुरी। तो एरिया कम होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमको पता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। सो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन की वजह से वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस जो कैविटेटिंग डिवाइस वाला जो एरिया है यहाँ पे ना, किसी भी सिस्टम में लोकलाइज्ड टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो क्या होगा ना, जैसे ही वाटर इस ओरिफिस प्लेट या कैविटेटिंग डिवाइस से डाउनस्ट्रीम में जाएगा, तो डाउनस्ट्रीम में जाते ही वाटर जो है स्प्रे के फॉर्म में या फिर कैविटीज के फॉर्म में बनने लगेगा। कैविटीज बनेगी। ठीक है, अब कैविटीज कब बन रही है? जब वो ओरिफिस प्लेट से जस्ट नहीं कर रही है या फिर वेंचुरी से जस्ट नहीं कर रही डाउनस्ट्रीम साइड। अब क्या होगा ना, जैसे ही वो आगे बढ़ेगी तो लोकल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन वापस नॉर्मल होने लगेगा, तो कैविटीज बर्स्ट हो जाएंगी। कैविटीज बर्स्ट होंगी तो वो OH रेडिकल्स फॉर्म करेगी, सुपर ऑक्साइड रेडिकल या दूसरे रेडिकल्स भी फॉर्म कर सकती है, बट मेजर क्वांटिटी में OH रेडिकल्स फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो OH रेडिकल्स जो है वो फिर ट्रीटमेंट करेंगे। अभी देखते हैं इसका स्केमेटिक कि कैसे होता है ये सब चीज़। तो देखो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, मोस्ट ऑफ द रिसर्च पेपर में आप देखोगे तो इस तरीके का या इसका सिमिलर ही कोई स्कीमेटिक डायग्राम यूज किए होंगे। ये एक फीड टैंक है। सबसे पहले फीड टैंक में हम लोग अपना वाटर सैंपल रखते हैं। ठीक है, इसकी कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन आप किस साइज का बना रहे हो, वो हो सकता है 20 लीटर 30 लीटर्स 40 लीटर्स कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस साइज का बना रहे हैं। यहाँ से पाइप गया हुआ है फीड टैंक से, ये है वॉल्व 1। यहाँ से हम लोग फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका पंप, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लाइन है ना, ये दो लाइन में डिवाइड हो रही है। एक ये लाइन है मेन लाइन और दूसरा है एक ये लाइन बाईपास लाइन।
मेन लाइन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हम अपना कैविटेटिंग डिवाइस यूज रख रहे हैं मेन लाइन में। अब इस केस में ओ लिखा है मतलब ओरिफिस प्लेट यूज किया हूँ मैं। यहाँ पे वेंचुरी भी यूज कर सकते हो आप, ओरिफिस प्लेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों, और ये बाईपास लाइन है। बाईपास लाइन मतलब वो वाटर जो मेन लाइन से नहीं जा रहा है, जो ओरिफिस प्लेट से नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे वॉल्व है V2 और V3, ठीक है। गेज, यहाँ पे प्रेशर गेज लगे हुए हैं। ये है ओरिफिस प्लेट। एक्चुअली ये बॉक्स जो बना है ना, ओरिफिस प्लेट सिर्फ ये सिंगल लाइन है, ओरिफिस प्लेट बहुत थिन होती है ना। उसके ऊपर एक्चुअली यहाँ पे आप फ्लैंज लगा सकते हो। फ्लैंजेस मतलब या फिर कुछ रबर का सपोर्ट लगा सकते हो, ताकि जो ओरिफिस प्लेट है वो वहाँ पे प्रॉपरली फिटेड रहे पाइप के अंदर, ठीक है। तो देखो, करना क्या है ना, उसके बाद वापस पानी यहाँ ही घूम के आएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है ना, आपको ये वाला वॉल्व को टोटली ओपन रखना है, V3 जो मेन लाइन का वॉल्व है। आपको वॉल्व को कंट्रोल करना है यहाँ से। जब आप यहाँ से फ्लो को कंट्रोल करोगे ना, ओपन या क्लोज करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है। तो आपको जितना भी प्रेशर रखना है, आप वो यहाँ से फ्लो को कंट्रोल करके आप, और यहाँ से नोटिस करके आप रख सकते हो, ठीक। अब जब पानी पूरा वाप तो ये कैविटेटिंग डिवाइस है, यहाँ पे कैविटीज फॉर्म होगी। जैसे ही वो डाउनस्ट्रीम में जाएंगी, मतलब वापस नॉर्मल कंडीशंस होगा, तो वो बर्स्ट होगी ओवर शेडिकल्स की फॉर्म में। ओवर शेडिकल्स वापस यहाँ आएंगे, वेस्ट वाटर में मिलेंगे। वेस्ट वाटर से हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक्स है उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। अब होता क्या है ना, इसमें हम लोग कई राउंड कर सकते हैं, कई बार रिसर्कुलेट कर सकते हैं वाटर को। और इस जब रिसर्कुलेट हो रहा है ना वाटर, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है फीड टैंक का। तो कई बार कई सेटअप में आप फीड टैंक के अराउंड एक और टैंक रख सकते हो, कैविटी, जिसमें आप कोल्ड वाटर रखो ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। ओके, बट दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल। मतलब अगर आप इसको फील्ड स्केल में लाने की कोशिश कर रहे हो, इंडस्ट्री के स्केल में लाने की कोशिश कर रहे हो, सो इंडस्ट्री में एक्चुअली आपका वेस्ट वाटर ही बहुत ज़्यादा होगा, किसी भी इंडस्ट्री में, है ना। उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो ये टैंक की साइज बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो मैं 20-30 लीटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो मिलियन लीटर्स में पहुंच जाएगा। तो उतने बड़े टैंक को फिर ठंडा करने के लिए आपको जो वाटर चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। तो उस केस में आप उसको कूलिंग नहीं दे सकते हो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन केस टू केस आप क्या केस ले रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे दो तीन चीज़ नोट करना। यहाँ से जो प्रेशर जा रहा है ना, उसको इनलेट प्रेशर बोलेंगे, यहाँ पे जो दिखेगा, ठीक है। ये आउटलेट प्रेशर है, क्योंकि ये ओरिफिस प्लेट के आउटलेट में, ये इधर इनलेट में, इनलेट प्रेशर, ठीक है। इनलेट प्रेशर इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन कितने देर के लिए आप घुमा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। वाटर रिसर्कुलेट हो रहा है बार बार, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, एक पैरामीटर और होता है, और वो होता है टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर कितना हो रहा है, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट रहेंगी इस पूरे हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन सेटअप में। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन। तो एक होता है कैविटेशन नंबर, जो कि बताता है कि कितनी कैविटीज फॉर्म हो रही है, जो कि इसका फॉर्मूला है CV इक्वल टू PD माइनस PV अपॉन हाफ रो V स्क्वायर। PD इज प्रेशर एट द डिवाइस, PV इज द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, देन हाफ डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। उसके बाद आता है रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि बताता है कि फ्लो जो है वो लेमिनार है या ट्रांजिशन है। रेनॉल्ड्स नंबर दिया है रो V D बाई म्यू। डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर एंड डायनेमिक विस्कोसिटी। नाउ एक्चुअली जहाँ पे कैविटेटिंग डिवाइस है, वेंचुरी हो या ओरिफिस प्लेट हो, वहाँ पे फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है, ओके। और बाकी जगह लेमिनार रहता है। नाउ कैविटेशनल ईल्ड जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। कैविटेशनल ईल्ड बताते हैं कि आपका वाटर कितना डिग्रेड हो रहा है कंपेयर टू आप कितना उसमें क्या बोलते हैं पावर दे रहे हो, ठीक है। तो वाट कैविटेशनल ईल्ड जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। यहाँ पे TOC डिडक्शन ड्यू टू कैविटेशन पर यूनिट टाइम अपॉन पावर डिसिपेटेड इनटू द सिस्टम पर यूनिट टाइम। मतलब जितना भी TOC टोटल ऑर्गेनिक कार्बन आपका रिड्यूस हो रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको जितना भी आप पावर दे रहे हो पर यूनिट वॉल्यूम में, उससे डिवाइड करोगे तो आपको ग्रेविटेशनल यील्ड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप TOC की जगह COD BOD आपको जो पैरामीटर रखना है वो रख सकते हो, लेकिन ग्रेविटेशनल यील्ड का मतलब ये है कि आपका वाटर कितना डिग्रेड हो रहा है, कितने पावर सप्लाई करने में, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल यील्ड जितना कम होगा उतना अच्छा है। नो, जो पैरामीटर्स, ऑपरेटिंग पैरामीटर्स है, तीन है। इनलेट प्रेशर, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन और रिसर्कुलेशन और टेम्परेचर। ये तीनों को आपको मेंटेन रखना पड़ता है। एक्चुअली आप जब आप इस चीज़ को लगाओगे ना, कैविटेटिंग डिवाइस या फिर ओरिफिस प्लेट को, तो आपको उसके क्या बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है इनलेट प्रेशर, इनलेट पैरामीटर्स का। तो आप यही तीनों चीज़ों को डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेके ऑप्टिमाइज करोगे, उसके बाद जो है आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो यही तीन पैरामीटर्स को आपको ऑप्टिमाइज करना रहता है, ठीक है। नाउ कॉम्बिनेशन, अब क्या हो रहा है ना, देखो हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन
का बहुत यूज़ हुआ है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। प्लस आजकल इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेस्ट वाटर आ रहे हैं कि एक ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी से पूरा ट्रीट होना पॉसिबल नहीं है। तो उसको डिफरेंट चीज़ों के साथ कंबाइन भी कर रहे हैं। तो किस किस चीज़ों के साथ हाइड्रोजन कैविटेशन को आप कंबाइन कर सकते हो, फेंटल्स रिएजेंट के साथ कंबाइन कर सकते हो, हाइड्रोजन पर के साथ कर सकते हो, ओजोन के साथ कर सकते हो, फोटो कैटालिसिस के साथ कर सकते हो, एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस के साथ कर सकते हो, ट्रिकलिंग फिल्टर के साथ कर सकते हो, एनारोबिक सच ब्लैंकेट रिएक्टर के साथ कर सकते हो, रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर के साथ कर सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस के साथ आप कर सकते हो। अगर आपका और कोई नया प्रोसेस है तो आप उसके साथ भी कर सकते हो। ओवरऑल द पर्पस इज कि एफिशिएंसी बढ़े ओवरऑल ट्रीटमेंट की, आपका जो डिजायर्ड डिस्चार्ज नॉर्म्स आप वो अचीव कर पाए, आपका वेस्ट वाटर बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। H2O2, ओजोन, फेंडल्स एजेंट, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इन लोगों का ऐड करना, इनको आप डायरेक्टली एक्चुअली आपका हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन का जो सेटअप है उसमें आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, बट ये सब उसके साथ हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन जो है आपका उसके साथ पैरेलली ये सब भी चलेगा। मतलब या तो ये हाइड्रोडायनामिक या तो वेस्ट वाटर जो है वो आपकी हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन सेटअप के पहले यहाँ से ट्रीट होके आएगा, या फिर वेस्ट वाटर आपके हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन सेटअप में ट्रीट होने के बाद इन ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में जाएगा। ठीक है, सो ये था हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन के बारे में। होप यू लाइक्ड इट। इफ यस तो मेरे को कमेंट करके बताओ, एंड इफ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोस यू कैन लेट मी नो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इफ इट हैज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड समथिंग, then please click on that like button, try to subscribe the channel. I will see you in the next video. Tata, bye bye, thank you.